क्या हाल है सब लोग। चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम एनिमे और मैंगा की हर चीज पर बात करेंगे। रिव्यू, रैंकिंग और थोड़ी सी पागलपन भरी फैन थियरीज। अगर आपको भी एनिमे उतना ही पसंद है जितना मुझे है तो अभी सब्सक्राइब करो और हमारी टीम का हिस्सा बन जाओ। तो बिना समय बर्बाद किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। चीजें तब अजीब लगने लगी जब 20 दिन की भयंकर गर्मी के बाद पूरे एक दिन और रात तक मूसलाधार बारिश हुई। सुपरमार्केट के दरवाजे पर बारिश से बच रहे लोग बहुत खुश थे। कुछ तो सीधे बारिश के पानी में कूद गए और इस अजीब सी ठंडक का मजे से आनंद लेने लगे। मैं सुपरमार्केट से मांस का एक बैग लेकर बाहर निकला और बाहर तेज होती बारिश को देखकर मैंने अपनी भौं सिकोड़ ली। ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है। इतने दिनों की गर्मी के बाद मैं भी लगभग भुन चुका था। बारिश होना तो अच्छा है, बस मुझे बारिश के पानी से फोबिया है। 3 साल पहले एक बारिश वाली रात में मेरी गाड़ी एक झील में गिर गई थी। मैं पानी में डूब गया था और लगभग मरने ही वाला था। अगर गाड़ी की खिड़की नहीं टूटती तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। उस घटना के बाद से मेरे मन में पानी को लेकर एक गहरा डर बैठ गया। यहाँ तक कि बारिश देखकर भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने अपना फोन निकाला और वेदर रिपोर्ट देखी। आज से टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने वाला था। 5 डिग्री की भयंकर गर्मी अब नहीं रहेगी और इसकी जगह 33 डिग्री के आसपास का नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। ये एक अच्छी बात थी, लेकिन इसके साथ ही लगातार बारिश होने वाली थी, कभी सुबह तो कभी रात को, और ज्यादातर हल्की या मीडियम बारिश। मैंने एक आह भरी और वापस सुपरमार्केट लौट गया ताकि मैं कुछ सामान स्टोर कर सकूं। इससे पहले जब बहुत गर्मी थी तब मैं ज्यादा सामान स्टोर नहीं किया था, लेकिन अब इस लगातार बारिश की वजह से मेरा बाहर निकलने का कोई मन नहीं था। इसलिए मैंने इतना खाना स्टोर करने का फैसला किया कि मुझे अगले एक हफ्ते तक बाहर न जाना पड़े। 10 पैकेट बीफ स्टेक, 12 किलो फ्रोजन चिकन विंग्स, 3 पैकेट डम्पलिंग्स, 4 पैकेट सूप बॉल्स, ये सब मेरी पसंद की चीजें थी। इसके अलावा मैंने एक बड़ा बैग टमाटर और शकरकंद खरीदा। साथ ही एक पेटी दलिया और एक पेटी इंस्टेंट नूडल्स भी ले लिए। ये सब कम से कम एक हफ्ते तक तो चल ही जाएंगे, और अगर थोड़ा बचाकर खाया तो 1 महीने तक भी काम चल जाएगा। सारा सामान खरीदने के बाद मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। मैं एक नॉर्मल सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 90 स्क्वायर मीटर्स का है और तीसरी मंजिल पर है। सारा सामान घर लाने के बाद ऐसा लगा जैसे बारिश और तेज हो गई है। पानी की बूंदें खिड़की पर इतनी जोर से टकरा रही थी जैसे उसे कभी भी तोड़ देंगी। बाहर सब कुछ धुंधला और सफेद हो गया था। जो लोग पहले बारिश का जश्न मना रहे थे वो शायद अब बारिश से बचने के लिए अपने घरों में वापस चले गए होंगे। मैंने पर्दे खींचे और अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उनके गांव के पहाड़ी इलाके में भी भारी बारिश हो रही थी और इसका उन पर भी काफी असर पड़ा था। शाओलिन, अपना ध्यान रखना, ये बारिश बहुत भयंकर है और लगातार तेज होती जा रही है। मेरे पिता ने फोन पर मुझे चेतावनी दी। उन्होंने कई सालों से इतनी तेज बारिश नहीं देखी थी। ठीक है, आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं भी आजकल बाहर नहीं निकलूंगा और आप लोग भी खेतों में मत जाना, मैंने अपने पिता को समझाते हुए कहा। और मेरे पिता ने तुरंत कहा, ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारे वहां पानी भर जाए तो किसी ऊंची जगह पर भाग जाना, सीधे छत पर चले जाना। मेरे पिता जानते थे कि उस पिछले हादसे के बाद से मुझे बारिश से डर लगता है, इसलिए उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कहा। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा कि मैं समझ गया, मुझे पता है। कॉल कट करने के बाद मैंने गर्म पानी का बाथ लिया और गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो अगला दिन हो चुका था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन खिड़की के बाहर अभी भी भयंकर आंधी और तूफान था। बारिश की बेशुमार बूंदें पत्थरों की तरह खिड़की पर गिर रही थीं। ये अभी भी बरस रहा था और वो भी पूरी ताकत से। नॉर्मली एक भारी बारिश इतनी देर तक नहीं चलती, ज्यादातर तो बस आधे घंटे में ही रुक जाती है। वेदर रिपोर्ट ने भी कहा था कि आज की बारिश रात को आएगी, तो फिर इतनी सुबह सुबह इतनी भयंकर बारिश कैसे हो रही है। मैंने पर्दे हटाकर बाहर देखा तो हैरान रह गया कि मुझे सोसाइटी का नजारा तक साफ नहीं दिख रहा था। बाहर बहुत ज्यादा पानी की धुंध थी। सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स भी धुंधली लग रही थी। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सच में बहुत भयंकर बारिश थी। तभी सोसाइटी मैनेजमेंट ने ग्रुप में एक नोटिस भेजा। सभी सम्मानित रेजिडेंट्स, अभी वेदर डिपार्टमेंट ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कृपया जितना हो सके बाहर जाने से बचें और बेवजह के नुकसान से बचने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लें। भारी बारिश के रेड अलर्ट का मतलब है कि अगले 3 घंटों के भीतर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। ये बारिश का लेवल बहुत ही खतरनाक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पहले से ही इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना होगा और बाहर के सभी काम रोक देने होंगे। ग्रुप में काफी हलचल थी, लेकिन कोई भी डरा हुआ नहीं था। कुछ लोग तो मजाक भी कर रहे थे। कितना अच्छा है ना, कितनी ठंडक है, चलो बारिश में टहलने चलते हैं। सोचकर ही कितना रोमांटिक लगता है। लेकिन जब अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी तो रेजिडेंट्स की खुशी गायब हो गई। ये तो हद हो गई थी। परसों से लेकर आज तक बारिश उतनी ही तेज थी। बेसमेंट की तीसरी मंजिल डूबने वाली थी। जिसकी भी गाड़ी तीसरी मंजिल पर है वो तुरंत उसे हटा ले। आज तो सब्जी खरीदने बाहर जाना भी मुश्किल है। अगर बारिश नहीं रुकी तो घर में खाने के लिए कोई सब्जी नहीं बचेगी। मैंने उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया, बस जाकर अपनी खिड़कियां चेक की और जब पक्का हो गया कि वो अच्छे से लॉक्ड हैं, तब मुझे शांति मिली। क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान स्टोर कर लिया था, इसलिए मुझे फिलहाल खाने की कोई टेंशन नहीं थी। मुझे यकीन नहीं था कि बारिश 1 हफ्ते तक चलेगी, लेकिन ये बारिश सच में पूरे 1 हफ्ते तक होती रही। मैं हर सुबह उठता तो देखता कि बारिश अभी तक नहीं रुकी है और बारिश की रफ्तार भी कम नहीं हुई थी। अभी भी सबसे ऊंचे रेड अलर्ट का लेवल था। मेरी खिड़कियां अब हिलने लगी थीं और दरारों से काफी पानी अंदर आने लगा था। ये वाकई डराने वाला था। मेरे पेरेंट्स ने कई बार मुझे कॉल करके मेरी सलामती के बारे में पूछा और मैं बस यही कह सका कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है।
लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पूरे 7 दिन हो गए थे, चाहे दिन हो या रात, बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। हमारा यूचेंग शहर पहले ही इंटरनेट पर ट्रेंडिंग में आ चुका था, लेकिन दूसरे शहर भी ट्रेंडिंग में थे, क्योंकि बारिश सिर्फ हमारे यूचेंग में ही नहीं हो रही थी। यूचेंग तो बस पहले कुछ बदनसीब शहरों में से एक था। मैंने खास तौर पर इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन सर्च की और पता चला कि यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका जैसी जगहों पर भी लगातार बारिश शुरू हो गई है। ये बहुत ही अजीब बात थी। जब मैं पढ़ता था तब मैंने मास एक्सटिंक्शन की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च की थी। मुझे साफ याद है कि धरती पर एक बार 20 लाख सालों तक लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया था और डायनासोर्स का राज शुरू हुआ था। मुझे वैसे ही बारिश से बहुत डर लगता है और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए मैंने अनजाने में इस बारिश को उस 20 लाख साल वाली बारिश से जोड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने ग्रुप में दोबारा देखा तो रेजिडेंट्स पहले से ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जिसके पास आलू थे वो इंस्टेंट नूडल्स के बदले बदल सकता था, जिसके पास सुअर का मांस था वो सब्जियों के बदले बदल सकता था। मेरे पास अभी भी काफी सामान बचा था। आखिर मैंने इन दिनों बहुत कम खाया था और ज्यादा खाना भी नहीं बनाया था। फ्रिज में काफी मांस भरा पड़ा था। मुझे एक और हफ्ते तक सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर बारिश एक और हफ्ते तक ऐसे ही होती रही तो हमारा यूचंग शहर पूरी तरह से ठप हो जाएगा। मैं बाहर का नजारा देखने के लिए खिड़की के पास गया, लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मुझे सोसाइटी का आर्टिफिशियल पॉन्ड तक दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रुप में मैनेजमेंट ने फिर से एक इमरजेंसी नोटिस भेजा। सभी बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर वाले रेजिडेंट्स कृपया समय रहते अपना फर्नीचर दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। अभी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा डूब चुका है और बारिश का पानी जल्द ही ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सकता है। जैसे ही ये नोटिस आया सब लोग हैरान रह गए। क्या ग्राउंड फ्लोर डूबने वाला है? तो फिर अंडरग्राउंड पार्किंग पक्का एक डैम बन चुका होगा। मेरी नई खरीदी हुई मर्सिडीज। हमारी सोसाइटी की ऊंचाई भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन इतनी भी नीचे नहीं है कि डूब जाए। ये इम्पॉसिबल है। पूरी सोसाइटी डूब चुकी है। एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, कहीं भी पानी भर सकता है। मैंने अभी फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया था, उनका फोन नहीं लग रहा है। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। सुना है कि इस सबब्स तो पूरा समंदर बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यांगत्से रिवर का डैम टूटने वाला है? सब लोग बुरी तरह डर गए थे। मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। पानी को लेकर मेरा डर ऐसा था जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। मुझे डर था कि बारिश का पानी मेरी तीसरी मंजिल को भी डुबो देगा और फिर मैं एक पिंजरे में फंसे चूहे की तरह हो जाऊंगा। मैं पानी के उस खौफनाक अनुभव को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। मैनेजमेंट के इमरजेंसी नोटिस के बाद मैं शांत नहीं बैठ पा रहा था। मेरा खाना अभी कुछ और समय तक चल सकता था, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा था कि पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मुझे अपने पिता की बात याद आई, अगर पानी भर जाए तो सीधे छत की तरफ भागना। शायद मेरे मन का डर इतना हावी हो गया था कि मैं सच में छत की तरफ भाग गया। हमारी बिल्डिंग में टोटल 31 फ्लोर्स हैं। मैं लिफ्ट लेकर सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और वहां के 6 फ्लैट्स पर नजर डाली। उन 6 में से 5 फ्लैट्स बिक चुके थे। बस एक आखिरी फ्लैट खाली पड़ा था। हालांकि उस पर लोहे का दरवाजा लग चुका था, लेकिन दरवाजे पर अभी तक रेनोवेशन का परमिट नहीं लगा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, काफी देर तक ट्राई किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो नहीं खुला। मजबूरन मुझे वापस अपनी तीसरी मंजिल पर लौटना पड़ा। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, बस आधी नींद और आधे होश में रहा। मेरे दिमाग में बार बार मेरे पानी में डूबने के सीन आ रहे थे, जो आखिर में एक भयंकर बाढ़ में निगल लिए जाने वाले एक खौफनाक सपने में बदल गए। सुबह 7 बजे मैं उस डरावने सपने से चौंक कर उठा। खिड़की के बाहर से बारिश की आवाजें आना बंद हो गई थी। बाहर अभी भी सब कुछ ग्रे और उदास था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं खुशी से उछल पड़ा और भागकर खिड़की खोलकर देखा। मुझे धुंधला सा दिखा कि पूरी सोसाइटी में पानी भरा हुआ था। आर्टिफिशियल पॉन्ड तो कब का भर चुका था। ग्राउंड फ्लोर के बहुत से रेजिडेंट्स पानी बाहर निकाल रहे थे ताकि उनका घर पूरी तरह डूबने से बच जाए। हर तरफ बस लोगों की शिकायतें सुनाई दे रही थी। ग्रुप में बहुत चहल पहल थी। सब ऐसे लग रहे थे जैसे मौत के मुंह से वापस आए हों। कुछ लोग तो पानी में से चलकर शॉपिंग के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुसीबत आखिरकार टल गई है। मैं नीचे नहीं गया, बस लोकल वेदर डिपार्टमेंट की अनाउंसमेंट सुन रहा था, जिसमें कहा गया था कि भारी बारिश अब रुक गई है। गवर्नमेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। सभी लोग डिजास्टर के बाद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और बिजली के खंभों जैसी जगहों के पास न जाएं। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। कुछ ऐसी जगहों पर भी बारिश हो रही थी जहां नॉर्मली बहुत कम बारिश होती थी। फिर जब मैंने इंटरनेशनल न्यूज देखी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इंडिया की राजधानी में पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बारिश हुई थी। बहुत बड़ी स्लम्स पानी में डूब गई थी। न्यूयॉर्क की सबवे में बाढ़ का पानी घुस गया था और पिछले 30 सालों का सबसे भयानक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए। अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन ने रिपोर्ट किया कि विल्सलैंड में ओले गिर रहे हैं, और वो भी पिछले 3 दिनों से लगातार। इन सारी खबरों से एक गहरी अपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बाहर आसमान की तरफ देखा। वहां सफेद धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। क्या बारिश सच में रुक गई है या फिर आसमान सिर्फ एक छोटी सी सांस ले रहा है? शाम तक हमारी सोसाइटी में थोड़ी बहुत नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी। सोसाइटी के अंदर का सुपरमार्केट फिर से खुल गया था। बारिश नहीं आई, लेकिन आसमान अभी भी डरावना लग रहा था। बारिश को लेकर मेरा डर मुझे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था।
मुझे बार बार उस 20 लाख साल तक चलने वाली बारिश की याद आ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने रेन बूट्स पहने और दौड़कर सुपरमार्केट की तरफ भागा। सुपरमार्केट में काफी भीड़ थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच्चे थे। इसका मतलब था कि कोई भी जानबूझकर सामान स्टोर करने नहीं आया था। सब लोग अभी भी सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियां खरीदना चाहते थे। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि बारिश अब पूरी तरह से रुक गई है, लेकिन मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और अपना असली होर्डिंग शुरू कर दिया। सैकड़ों पैकेट चिकन विंग्स और चिकन लेग्स, 50 पैकेट सॉसेजेस, 30 डिब्बे बिस्किट्स, 20 पैकेट ब्रेड और 2 पेटी मिनरल वाटर। इसके अलावा मैंने पावर कट से बचने के लिए टॉर्च, बैटरीज, पावर बैंक जैसी चीजें भी खरीदी। सुपरमार्केट का मालिक मुझे देखकर पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक के बाद एक चक्कर लगाकर सारा सामान अपने फ्लैट ले आया। इस तरह अगर मैं थोड़ा हिसाब से खाऊं तो 2-3 महीने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घर में चावल की एक बोरी भी रखी थी। अगर बिजली नहीं गई तो मैं काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता हूँ। इसके बाद मैं फार्मेसी गया और बानलांगिन, आइब्यूप्रोफिन, एस्प्रिन, आइडोफर, सिस्मिन, स्मेक्टा जैसी हर तरह की दवाइयां खरीद ली, ताकि चाहे मुझे बुखार हो या पेट खराब हो मैं अपना इलाज कर सकूं। जाहिर है इतना सब करने के बाद भी मुझे पूरी तरह से सेफ फील नहीं हो रहा था। मेरा सबसे बड़ा डर अभी भी यही था कि पानी तीसरी मंजिल को ना डुबो दे। तीसरी मंजिल अभी भी बहुत नीची थी। मेरे दिमाग में पहले से ही प्लान था। मैंने रेजिडेंट्स ग्रुप के एक इंसान को प्राइवेट मैसेज किया। उसने इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा था, लेकिन वो हमेशा शहर के बाहर रहती थी और सिर्फ 2-3 साल में एक बार वापस आती थी। उसका फ्लैट 31st फ्लोर पर था, रूम नंबर 3102, और वो काफी समय से किराए के लिए खाली पड़ा था। उसने खुद भी ग्रुप में कई बार रेंट के मैसेजेस डाले थे और हमें किराएदार ढूंढने में मदद करने के लिए कहा था। मैंने सीधे उसे बताया कि मुझे एक किराएदार मिल गया है, मुझे 200 युआन का रेड पैकेट भेज दो। एक ब्रोकर के रूप में काम करने पर वो खुशी खुशी मान गई और कहा 3500 हर महीने का किराया होगा, कम से कम 3 महीने के लिए रेंट पर देना होगा। चाबी मैनेजमेंट के जरिए मुझे मिल जाएगी और हम हाथों हाथ पेमेंट कर देंगे। मैनेजमेंट ने सच में एक आदमी को चाबियां देने के लिए मेरे पास भेज दिया। मैंने अपना बेस शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैं बार बार सीढ़ियां चढ़ता और उतरता रहा और अपना सारा सामान 3102 रूम में शिफ्ट कर दिया। रास्ते में मुझे कुछ रेजिडेंट्स मिले। उन्होंने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने कह दिया कि मैं ऊपर वाले पड़ोसी को सामान बेचकर पैसे कमाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। चला। आखिरकार रात के 9 बजे मैंने सारा सामान शिफ्ट कर लिया। थकान से लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके सारे दरवाजे और खिड़कियां एक बार चेक की, ये कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ अच्छे से लॉक हो गया है। इस तरह 31st फ्लोर पर छुपकर और पूरे एक कमरे भर के सप्लाईज के साथ मुझे पूरा सेफ्टी का एहसास हुआ और तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। खड़खड़ाहट की आवाज फिर से शुरू हो गई। बारिश की बूंदें कांच की गोलियों की तरह खिड़की पर जोर जोर से टकरा रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने खिड़की से बाहर देखा और पूरे आसमान में सिर्फ बारिश ही बारिश थी, जैसे किसी शैतान के पंजे धरती की तरफ बढ़ रहे हों। फिर से बारिश होने लगी थी और इस बार का तूफान और भी ज्यादा भयानक था। हालांकि मैं बचने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। जो रेजिडेंट्स एक पल पहले नीचे टहल रहे थे, वो भागकर अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। लोग उस भारी बारिश में संघर्ष कर रही चींटियों की तरह लग रहे थे। मैनेजमेंट ने तुरंत एक नोटिस जारी किया कि कोई भी बाहर ना जाए और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखे। रेसिडेंट्स ग्रुप में गालियां दे रहे थे। फिर से बारिश शुरू हो गई। क्या वेदर डिपार्टमेंट ने नहीं कहा था कि अब बारिश नहीं होगी? मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मास्क खरीदा था और जल्दी में घर भागा। पता नहीं वो रास्ते में कहाँ गिर गया। बेसमेंट का पानी अभी उतरा भी नहीं था और फिर से बारिश शुरू हो गई। अब तो हम सब खत्म। हमारी सोसाइटी का बेसमेंट बुरी तरह से डूब चुका था। बहुत सी गाड़ियां पानी पर तैर रही थीं। मैनेजमेंट लगातार ओवरटाइम करके पानी निकाल रहा था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि फिर से भारी बारिश आ गई। अगर ये बारिश सिर्फ एक दिन भी चली तो मुझे डर था कि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब रात के 2 बजे तक बारिश होती रही तो बारिश की तेज आवाज के बीच लोगों के चीखने और गालियां देने की आवाजें भी आने लगी। हालांकि वो आवाजें हल्की थीं, लेकिन बारिश का शोर उन्हें पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा था। वो आवाजें ग्राउंड फ्लोर से आ रही थीं और मैं उन्हें 31st फ्लोर पर भी सुन पा रहा था। इसी से अंदाज लगाया जा सकता था कि कितने सारे रेजिडेंट्स चिल्ला रहे होंगे। ग्राउंड फ्लोर पक्का डूब चुका था। सीढ़ियों में भी बहुत शोर हो रहा था। साफ था कि ग्राउंड फ्लोर के रेजिडेंट्स ऊपर की मंजिलों की तरफ भाग रहे थे। हर फ्लोर से आवाजें आने लगी थीं और 31st फ्लोर के रेजिडेंट्स भी एक एक करके अपने दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। मैंने कॉरिडोर में पड़ोसियों की घबराई हुई आवाजें सुनी। चलो जल्दी नीचे चलकर मदद करते हैं, कहीं कोई डूब ना जाए। वो लोग बेशक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है और मैं नीचे जाकर पानी के संपर्क में नहीं आना चाहता था। हमारी बिल्डिंग का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अपर फ्लोर्स के रेजिडेंट्स खुद आगे आकर मदद कर रहे थे। कुछ लोग पुराने फर्नीचर को बचाने में लगे थे तो कुछ लोअर फ्लोर्स के रेजिडेंट्स को गर्मी देने के लिए अपने घरों में ले जा रहे थे। ग्रुप में भी बहुत हलचल थी और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पूरे जोश पर था। मैंने अपना फोन निकाला और पूरे देश की न्यूज चेक करने लगा। वेबो पर तो जैसे धमाका हो गया था क्योंकि देश के आधे से ज्यादा शहरों में बारिश हो रही थी और यूचिंग की तरह रुक रुक कर बारिश होने वाली भी कई जगहें थी। ट्रेंड में नंबर 1 पर एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी थी कि इस पूरे देश में हो रही भारी बारिश के कारण यांगत्से रिवर के निचले हिस्सों में 100
सालों की सबसे भयानक बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो की खबरें भी बहुत चर्चा में थीं। जैसे शंघाई का पुडोंग एयरपोर्ट पूरी तरह से पानी में डूब चुका था, यांगसे रिवर के मुहाने पर भयंकर बाढ़ आ गई थी, बाओशान और जिनशान जैसे इलाके पूरी तरह से ठप हो गए थे। राजधानी का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था, वहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और आधा शहर बारिश के पानी में डूब गया था। इन खबरों ने मुझे अंदर तक डरा दिया। शुरू में तो हमारा योचंग शहर ट्रेंडिंग में नंबर 1 था, लेकिन अब योचंग की खबर किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बारिश इतनी भयानक है कि देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक सिटीज भी डूबने वाले हैं और सरकार के पास अब इतना रिसोर्सेज नहीं बचा है कि वो हमारे यूचिंग शहर की कोई मदद कर सके। मेरे अंदर खतरे का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पानी से डर लगता है, बल्कि पूरे देश से आ रही इन खतरनाक खबरों की वजह से। मुझे एक बार फिर उस 20 लाख साल तक चलने वाली बारिश की याद आ गई। अभी जो भारी बारिश हो रही थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब इसे किसी आम लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता था। यह शायद सच में एक मास एक्सटिंक्शन होने वाला था। मैंने जल्दी से इंटरनेट पर इससे जुड़ी जानकारी ढूंढनी शुरू की। मेरा फोकस 2 बातों पर था। पहला कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा, जैसे अगर लगातार 1 महीने, 3 महीने या 1 साल तक बारिश होती रहे। और दूसरा, मैं खुद को कैसे बचा सकता हूँ। बहुत देर तक सर्च करने के बाद भी मुझे खुद को बचाने का कोई डिटेल्ड तरीका नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊंची जगह पर छुपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो लगभग आधे महीने में पावर सप्लाई बर्बाद हो जाएगी। शायद बिजली और इंटरनेट दोनों कट जाएंगे और अनगिनत लोग नमी की वजह से बीमार पड़ने लगेंगे। लगभग 1 महीने में निचले इलाके पूरी तरह से डूब जाएंगे और हर जगह भयानक बाढ़, लैंडस्लाइड जैसी आपदाएं शुरू हो जाएंगी। 2 महीने बाद छोटी स्केल पर भुखमरी शुरू हो जाएगी और हर तरफ भूख से मरे हुए लोग दिखाई देंगे। 4 महीने बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलना शुरू हो जाएंगी। 6ठे महीने तक पेड़ पौधे और जानवर भारी संख्या में मरने लगेंगे और कम ऊंचाई वाले सभी इलाके डूब जाएंगे। और 1 साल होते होते शायद ऊंचे पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों को छोड़कर पूरी दुनिया में कहीं भी जमीन का कोई टुकड़ा नजर नहीं आएगा। ये सब बहुत डरावना था। मैं अपने अजीबोगरीब ख्यालों को रोक नहीं पा रहा था। अगर ये बारिश कुछ महीनों या 1 साल तक चलती रही तो मैं क्या करूंगा? मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? मैंने तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल किया। शुक्र है कि अभी भी नेटवर्क आ रहा था। मेरे पिता बहुत परेशान लग रहे थे। मौसम ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लगता है हमें पहाड़ पर चले जाना चाहिए। हमारा वुनियांग माउंटेन 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है और वहां छुपने के लिए गुफाएं भी हैं। मेरे पिता नॉर्मली बहुत बेफिक्र रहने वाले इंसान हैं, लेकिन इस बार वो पहाड़ पर जाना चाहते थे। शायद इस बार वो सच में डर गए थे। मैं बहुत चिंता में था। क्या हमारा गांव पानी में डूब गया है? मेरे पिता की आवाज में घबराहट थी। परसों ही पूरा डूब गया था। लैंडस्लाइड ने आधा गांव बहा दिया है और बहुत से लोग मारे गए हैं। मैं घबरा गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस इसलिए कि तुम परेशान ना हो जाओ। तुम्हारे वहां भी हालात अच्छे नहीं है। मैंने न्यूज देखी है, तुम्हारे शाओदुको डिस्ट्रिक्ट की बहुत सी सोसाइटीज पानी में डूब गई हैं। मेरे पिता हमेशा मेरे बारे में ही सोचते थे। मैंने कहा कि मैं पहले ही 31st फ्लोर पर शिफ्ट हो चुका हूँ। आप गांव वालों को इकट्ठा करो, खाने पीने का सामान लो और जल्दी से वुनियांग माउंटेन पर जाकर छुप जाओ। मेरे पिता ने कहा ठीक है, और फिर मुझे सलाह दी, अच्छा होगा अगर तुम भी मौका देखकर वुनियांग माउंटेन पर आ जाओ। ये हमारे यूचंग की सबसे ऊंची पहाड़ है। चाहे कुछ भी हो जाए ये कभी नहीं डूबेगी। उनकी इस बात में मेरी आंखों में एक चमक ला दी। सही कहा, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं वुयांग माउंटेन पर चला गया और एक गुफा में छुप गया तो 2000 मीटर की ऊंचाई पर चाहे कितनी भी भयंकर बाढ़ आ जाए वो मुझे डुबा नहीं पाएगी। और वैसे भी वुनियांग माउंटेन एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। पहाड़ की चोटी और बीच के हिस्सों में बिल्डिंग्स भी हैं जो छुपने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। हर जगह पानी भरा हुआ है और बिना किसी नाव के यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। और मेरी इस बिल्डिंग की 31st फ्लोर भी 100 मीटर से ज्यादा ऊंची है, तो बारिश के पानी का 31st फ्लोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब तक कि बारिश सच में कई महीनों तक ना होती रहे, मैं फिलहाल सेफ हूँ। अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं भी भागकर वुनियांग माउंटेन पर चला जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। बहुत ज्यादा चिंता और डर ने मुझे सुस्त कर दिया था। मैंने अपने लिए कुछ खाना बनाया, अपना पेट भरा, एक और गर्म पानी का बाथ लिया और अपने बिस्तर में घुस गया। आज की रात बिना नींद के गुजरने वाली थी। कॉरिडोर में बहुत शोर हो रहा था और मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। उसी शोरगुल के बीच मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं एक डरावने सपने से चौंक कर उठा और कान लगाते ही मुझे बाहर भयंकर बिजली और तूफान की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे आसमान गुस्से में दहाड़ रहा हो, और उसके साथ तेज हवाएं चल रही थीं जो खिड़कियों से टकराकर खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। कॉरिडोर में अब ज्यादा शोर नहीं था। मुझे लगा कि सब लोग थककर चूर हो गए होंगे और आराम कर रहे होंगे। मैं अपने हॉल में आया और मेरे सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। हॉल में बारिश का पानी जमा हो गया था। छत के एक कोने से पानी टपक रहा था और खिड़की की दरारों से भी लगातार पानी अंदर आ रहा था। अपर फ्लोर्स का यही नुकसान होता है। इतने भयंकर तूफान में टॉप फ्लोर पर पानी टपकना आम बात है। शुक्र है कि इस फ्लैट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, तो बहुत ज्यादा पानी जमा होना इम्पॉसिबल था। बस ये देखकर दिमाग खराब हो रहा था। मैंने अपने खाने के सामान की जगह बदल दी और सब कुछ अपने बेडरूम में शिफ्ट कर लिया ताकि वो भीग कर खराब ना हो जाए। हॉल का मैं कुछ नहीं कर सकता था और
ना ही उसे कंट्रोल कर सकता था। मैंने ग्रुप में देखा कि वहां पहले ही बवाल मच चुका था। मैं भूख से मर रहा हूँ, क्या किसी के पास खाने को कुछ है? मैं ऊंचे दाम पर खरीद लूंगा, मेरे घर के सारे चावल भीग चुके हैं। शिट, मेरा 2 मिलियन का फ्लैट ऐसे ही पानी में डूब गया। ऊपर वाले पड़ोसी का बहुत शुक्रिया जिसने मेरी फैमिली को अपने घर में पनाह दी। घबराहट और दुख पूरी ग्रुप में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मैं उन्हें ऐसे प्यार से रहते देख रहा था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता पैदा हो गई। अगर ये भारी बारिश 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक चलती रही तो क्या ये लोग तब भी एक दूसरे से इतना ही प्यार करेंगे? खाने की कमी होगी, घर में नमी होगी, हर जगह बीमार लोग होंगे, तब शायद ये पूरी बिल्डिंग एक नर्क बन जाएगी। मैं मानता हूँ कि ऐसा सोचना बहुत सेल्फिश और गलत है, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं इंसानों का वो काला सच सामने ना आ जाए। इसलिए मैं दौड़कर वापस हॉल में गया। पानी में चलते हुए मैंने चेक किया कि दरवाजा ठीक से लॉक्ड है या नहीं, और फिर शू रैक और स्क्रीन को धकेलकर दरवाजे के पास लगा दिया ताकि दरवाजा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। मुझे 100% सेफ्टी चाहिए थी। बाहर से पूरी तरह करने वाला ये बड़ा लोहे का दरवाजा ऐसा था कि अगर बाहर ज़ॉम्बीज का हमला भी हो जाए तो भी मुझे डर नहीं लगता। अगर कोई मेरा दरवाजा खटखटाने आया तो मैं मरने की एक्टिंग कर लूंगा। वैसे भी ये फ्लैट हमेशा खाली ही रहता है। लगातार 3 दिनों तक, जब तक बिजली नहीं गई, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। हालांकि 31st फ्लोर पर काफी लोग आ चुके थे, लेकिन वो सब दूसरों के घरों में पनाह ले चुके थे और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। अब रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जैसे शब्द इस बारिश को समझाने के लिए काफी नहीं थे। मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई खबर नहीं थी। शायद मैनेजमेंट भी पूरी तरह डूब चुका था। मैंने अपना लंच किया ही था कि मुझे दरवाजे के बाहर से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पूरी तरह डूब गए हैं। मेरा घर, ये बहुत डरावना है, कोई हमें बचाओ। 4th फ्लोर भी डूबने वाला है। पानी के इस बहाव को देखकर तो लगता है कि शहर के गवर्नमेंट ऑफिसेज भी पक्का डूब चुके होंगे। जब लोग डूबकर मरेंगे तभी शायद कुछ अलर्ट मिलेगा। निराशा का माहौल हर तरफ फैल रहा था। वो बारिश से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। 3 दिन और बीत गए और इस भारी बारिश को शुरू हुए पूरे आधा महीना हो चुका था। जिस दिन मैं सामान स्टोर करने गया था, बस उस दिन को छोड़कर बाकी पूरे समय बारिश होती रही। मैं अपने बेडरूम में छिपा बैठा था और बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा पूरा हॉल पानी से भर चुका था। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से जवाब दे चुका था और बहुत जल्द मेरे बेडरूम में भी पानी भरने वाला था। मैं पावर बैंक से अपना फोन चार्ज कर रहा था और मोबाइल डेटा से इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था। इंटरनेट पर सबसे लेटेस्ट न्यूज यही थी कि पूरे देश में बारिश की वजह से हर जगह के सिस्टम्स ठप पड़ चुके थे। इंटरनेट पर जो भी खबर आ रही थी वो मोस्टली अलग अलग जगहों के नेटिजन्स दे रहे थे। चेंगडू से मदद की पुकार आ रही है, हमारा पूरा बेसिन डूबने वाला है, क्या कोई हमें सुन रहा है? जल्दी जवाब दो। यांगचेंग से रेस्क्यू के लिए पुकार है, क्या कोई एक्शन ले रहा है? प्लीज जल्दी करो, मैं अमेरिका में हूं और बाओतू की सुनामी ने एक्स-सिहाई को पूरी तरह तबाह कर दिया है। क्या मैं एम्बेसी से मदद मांग सकता हूं? क्या कोई है? मैंने मुश्किल से अपना थूक निगला। मेरी उंगलियां कांप रही थी। शायद ये सच में एक मास एक्सटिंक्शन था। अब तक सिचुएशन पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। लगातार आधे महीने की इस भयंकर बारिश ने पूरी दुनिया को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया था और ये तो बस शुरुआत थी। अगर अब बारिश रुक भी जाए तो भी मरने वालों की संख्या मिलियंस में होगी, और अगर ये नहीं रुकी तो वो संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी। भुखमरी आने के साथ साथ लाशें सड़ने लगेंगी और इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलने लगेंगी। ये सब सोचते हुए मैं लगातार न्यूज देख रहा था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मेरा दिल बैठ गया। इंटरनेट पूरी तरह से चला गया था। अब बिजली और इंटरनेट दोनों कट चुके थे। हर कोई बस एक सुनसान आइलैंड पर संघर्ष कर रहे बेचारे कीड़े की तरह बनकर रह गया था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सुनामी, बाढ़ आ गई। कॉरिडोर से लोगों के डर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो लोग 31st फ्लोर के कॉरिडोर में थे। उनकी पोजीशन से अंदाजा लग रहा था कि वो खिड़की से नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। नॉर्थ का इलाका काफी ऊंचा था और वहां ऊंचे पहाड़ और बड़ी नदियां थीं। मैं तुरंत समझ गया कि नॉर्थ में बाढ़ आने की वजह से एक भयानक सुनामी आ रही थी और हमारे शहर की ऊंची बिल्डिंग्स को उस खौफनाक बाढ़ की टक्कर झेलनी पड़ेगी। बाढ़ आ चुकी थी जो ऊंचे नॉर्थ से तेजी से नीचे की तरफ बहते हुए साउथ के शहर में घुस रही थी। मैं कमरे के अंदर से बातों नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं उस भयानक लहरों की आवाज सुन सकता था। वो जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज और उसके साथ रास्ते में टूटी इमारतों की आवाज जो दूर से मेरे पास आ रही थी, बिल्कुल किसी एंशिएंट मॉन्स्टर के हमले की तरह लग रही थी, जिसे सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब सब खत्म हो गया? क्या हमारी बिल्डिंग इस टक्कर से टूट जाएगी? अगर ये टिक भी गई तो भी इसे बहुत भारी नुकसान होगा। इस बाढ़ की तबाही किसी भूकंप से कम नहीं थी। मैं दौड़कर वापस अपने बेडरूम में गया, दरवाजा बंद किया और फिर अपने बेड के नीचे रेंग कर छुप गया। मुझे सिर्फ भूकंप से छुपने का तरीका पता था, मुझे नहीं पता था कि बाढ़ से कैसे बचना है। इसलिए मेरा इंस्टिंक्ट यही था कि मैं बेड के नीचे छुप जाऊं, शायद ये काम कर जाए। अगर पानी की वजह से दीवारें टूट भी गईं तो मेरा बेड मुझे थोड़ा बहुत तो बचा ही लेगा। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस ये दुआ कर सकता था कि ये बिल्डिंग इस भयानक झटके को सह ले। दरवाजे के बाहर हवाओं और लहरों की आवाज और करीब आती जा रही थी। साथ ही अजीब सी भाग दौड़ और चीख पुकार मच रही थी। नीचे मत रुको, जल्दी करो, 20th फ्लोर से ऊपर ही सेफ्टी है। सुना तुमने? सब लोग ऊपर की तरफ भागो। कमरों में छुपने का कोई फायदा नहीं। रुको मत, जल्दी ऊपर चलो, सीधे टॉप फ्लोर पर भागो। कुछ समझदार लोग घबराकर ऊपर की तरफ भाग रहे थे।
इससे ये भी साफ हो गया था कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा था। वो नॉर्थ की बाढ़ किसी दुनिया को हिला देने वाली सुनामी से कम नहीं थी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबा देगी और पूरा यूचंग शहर एक बड़े समंदर में बदल जाएगा। उस वक्त हमारी बिल्डिंग सिर्फ 5th फ्लोर तक ही नहीं डूबेगी। जो लोग अभी भी लोअर फ्लोर्स पर रुके थे वो बिना किसी शक की अपनी मौत को दावत दे रहे थे। मैंने अपने दांत भींच लिए, मेरे होंठ कांप रहे थे, मेरे हाथों ने बेड के पैरों को कसकर जकड़ रखा था और मेरे पूरे शरीर से ठंडे पसीने छूट रहे थे। 3 साल पुरानी वो दर्दनाक यादें फिर से मेरे सामने आ गई। वो तूफानी बारिश वाली रात, वो बर्फ जैसा ठंडा झील का पानी और वो टूटते हुए कांच। मुझे तो हेलुसिनेशंस भी होने लगे थे। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर एक भारी हथौड़ा मार दिया हो। मेरा आधा शरीर फिसलकर आगे की तरफ गया और मेरा सिर सीधे दीवार से जा टकराया। एक पल में ही मुझे तेज चक्कर आने लगा और उसके बाद लगातार कई भयानक धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। हमारी बिल्डिंग समंदर किनारे की किसी चट्टान की तरह बन गई थी जिस पर लहरें एक के बाद एक टकरा रही थीं और उन विशाल लहरों में पीला और गंदा कीचड़ भरा पानी था। टूटी हुई इमारतें और तैरती हुई लाशें बहकर आ रही थीं। कॉरिडोर में मौजूद बहुत से रेजिडेंट्स पानी के उस भयानक रेले में बह गए थे। ना जाने वो कहां जाकर गिरे होंगे। उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। शायद वो नीचे के फ्लोर से सीढ़ियां चढ़कर आ रहे थे और उन्हें किसी और के घर में छुपने का वक्त ही नहीं मिला। अनगिनत चीख पुकार के बीच पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से कांपने लगी। मुझे पड़ोस से दीवारों के टूटने की भयानक आवाजें आ रही थीं। बहुत सारी धूल गिर रही थी। अनगिनत दरारें दिखने लगी थीं। मेरे हॉल की छत ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाली हो। मैंने कमरे के कोने को कसकर पकड़ लिया और उसी खौफ के बीच मुझे कीचड़ की वो सड़ी हुई बदबू आने लगी। वो भयानक बाढ़ सीधे 31st फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। मेरे पूरे फ्लैट में गंदा पीला पानी भर चुका था जिसमें हर तरह की सड़ी हुई चीजों की बदबू आ रही थी। मैंने सोचा अब सब खत्म, इस बार मैं पक्का मारा जाऊंगा। पानी इतना ऊपर तक आ गया, सीधे 31st फ्लोर तक। अब तो मेरा डूबना तय था। लेकिन ऊपर वाला मुझ पर इतना भी बेरहम नहीं था। रुक रुक कर अंदर आ रही लहरों के अलावा कोई बहुत बड़ी जानलेवा लहर अंदर नहीं घुसी। इसका मतलब था कि पानी 31st फ्लोर को पूरी तरह से नहीं डुबो सकता। शायद उसने 20 फ्लोर्स निगल लिए थे और उसकी पूंछ 31st फ्लोर तक आ रही थी। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि मैं शांत हो पाता, धड़ाम एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा शरीर एक तरफ फिसल रहा था। पूरी बिल्डिंग एक तरफ झुक रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि बाढ़ के साथ आई टूटी इमारतों ने हमारी बिल्डिंग के पिलर्स को तोड़ दिया था या फिर बिल्डिंग में एक बड़ा छेद कर दिया था। चाहे जो भी सिचुएशन हो, बिल्डिंग का झुकना ही ये बताने के लिए काफी था कि अब ये सेफ नहीं है। मेरे 31st फ्लोर पर छुपने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बाढ़ देर सवेर इस बिल्डिंग को भी गिरा ही देगी। दर्दनाक चीखें अभी भी नहीं रुकी थी। मुझे पड़ोस के एक पिता और बेटी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज में इतनी निराशा थी कि मेरा दिल कांप उठा। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मुझे पहले ही पानी से डर लगता था और अब इस भयानक बाढ़ और गिरने वाली बिल्डिंग का सामना करते हुए मेरी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं बस बेड के नीचे एक कायर की तरह सिकुड़ कर रह गया था। मेरे बेडरूम की छत से एक गूंजती हुई आवाज आई, जैसे स्टील और कंक्रीट टूट रहे हों। पक्का बिल्डिंग के झुकने की वजह से छत पर दबाव पड़ रहा था। मेरी किस्मत सच में बहुत खराब थी। मेरे सिर के ऊपर की छत फटने वाली थी। अगले ही पल क्रैक की आवाज आई और कुछ पत्थर के टुकड़े नीचे गिरे। टूटने की आवाजें अब और भी तेज होने लगी थी। जिंदगी और मौत के इस पल में मेरे अंदर आखिरकार थोड़ी सी हिम्मत आई। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं अब और छुपकर नहीं रह सकता। अगर पूरी छत नीचे गिर गई तो मैं यहीं फंस कर रह जाऊंगा और शायद तुरंत मारा भी जाऊं। मैंने अपनी कांपती हुई कलाई पर दांत गड़ाए और पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। मेरा सारा सामान बेडरूम में था, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ 2 सूटकेसेस पकड़कर बाहर रेंगने में कामयाब हो पाया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, बेडरूम की पूरी छत नीचे गिर पड़ी और एक बहुत बड़ा छेद बन गया जिसमें से बारिश का पानी तेजी से अंदर आने लगा और वो बेड भी पूरी तरह पिचक गया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। मैं जमीन पर रेंगते हुए हॉल की तरफ गया और देखा कि हॉल के एक कोने की छत भी टूट चुकी थी। तेज बारिश का पानी पीले और गंदे बाढ़ के पानी के साथ मिलकर पूरे हॉल को एक कचरा घर बना चुका था। बस एक ही अच्छी बात थी कि वो बड़ा लोहे का दरवाजा अभी तक नहीं टूटा था। पानी की लहरें सिर्फ दरवाजे की दरारों से अंदर आ रही थीं और बाढ़ 31st फ्लोर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई थी। मैं लोअर फ्लोर के रेजिडेंट से कहीं ज्यादा सेफ था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और किचन के दरवाजे तक रेंगते हुए पहुंचा और दीवार के सहारे बैठ गया। मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भीग चुका था। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन था और मेरी नाक में सड़ी हुई बदबू भरी थी। मैंने उन 2 बचे खुचे सूटकेसेस को कसकर पकड़ा हुआ था। यही वो इकलौता सामान था जिसे मैं बचा पाया था। एक सूटकेस में नॉर्मल खाने पीने का सामान था और दूसरे में कुछ जरूरी दवाइयां। क्रैक, पता नहीं कहां से आई एक टूटने की आवाज ने बाढ़ की गड़गड़ाहट को चीर दिया और बिल्डिंग थोड़ी और झुक गई। छत टूट रही थी। अब मेरे फर्नीचर का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। मैं एक मरते हुए इंसान की तरह अपने सूटकेसेस घसीटता रहा और छत पर नजर टिकाए रखा। जब भी मेरे सिर के ऊपर से पत्थर गिरते, मैं भागकर किसी और जगह चला जाता। 3 बार अपनी जगह बदलने के बाद हॉल की आधी से ज्यादा छत पूरी तरह टूट चुकी थी। ऊपर सफेद और धुंधला आसमान था जहां से मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल किसी शैतान के बड़े मुंह की तरह। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सीधे
उस आसमान की तरफ देखूं, उसे देखकर मेरा दम घुटने लगता था, इसलिए मैं बस दूसरी तरफ ही देखता रहा। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने बालकनी के बाहर की दुनिया देखी और वो कितना खौफनाक नजारा था। पीली और लाल रंग की भयानक बाढ़ दहाड़ते हुए बह रही थी, जो अपने साथ अनगिनत पेड़ों, इमारतों और लाशों को साउथ की तरफ बहा ले जा रही थी। रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो चुकी थी। मैंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग ढह चुकी थी। वो इस सोसाइटी के फर्स्ट फेज में बनी थी और सबसे पुरानी बिल्डिंग थी। वो इस भयंकर बाढ़ की टक्कर नहीं झेल पाई और हमारी इस बिल्डिंग में पानी शायद 20th फ्लोर के ऊपर तक पहुंच चुका था। मैंने आखिरकार इस खौफनाक बाढ़ को अपनी आंखों से देखा। वो पीला और लाल रंग का शैतान जो पूरे यूचेन शहर में सब कुछ तबाह कर रहा था, ना जाने उसने कितनी जानें ली थी। इस खौफनाक नजारे ने मेरा पूरा हौसला तोड़ दिया था। 3 साल पुरानी वो डरावनी यादें मेरे दिमाग में और भी बड़ी हो गई थी। मैं सांस ले पा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैंने अपनी मौत के बारे में सोचा। इंसान नेचर के कहर के सामने कितना बेबस होता है। इस बार मैं पक्का नहीं बच पाऊंगा। मैं अपने उस 3 साल पुराने बुरे सपने से कभी नहीं जीत पाया और ना ही मैं इस गिरती हुई बिल्डिंग से भाग सकता था। बस यही उम्मीद है कि मेरे पेरेंट्स बच जाएं। वो लोग वुनयांग माउंटेन पर गए हैं, वहां पानी ही पहुंच सकता। ये सोचकर मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिली। मैंने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर छत के उस टूटे हुए हिस्से से बाहर आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, क्या तू सच में मुझे मारना चाहता है? तभी अचानक मुझे लगा जैसे आसमान में कुछ मिसिंग है। उस सफेद धुंध के बीच वो भयानक बारिश होनी चाहिए थी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कोई बारिश नहीं थी। वो सफेद धुंध और सब कुछ एकदम शांत हो गया था। भारी बारिश आखिरकार रुक गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी कुछ देर पहले तक तो मूसलाधार बारिश हो रही थी और अब अचानक रुक गई। मैंने अपनी आंखें मली और ध्यान से देखा। सच में कोई बारिश नहीं हो रही थी। सच में रुक गई। बारिश रुक गई। पड़ोस से खुशी से भरी चीखने की आवाजें आने लगी, जो बहुत जल्द पूरी बिल्डिंग में फैल गईं। हर फ्लोर से जिंदा बचे लोगों की खुशी की आवाजें आ रही थी। बारिश सच में रुक गई थी। भले ही बाढ़ अभी भी भयंकर थी, लेकिन बारिश रुक गई थी। मुझे तो लगा था कि मेरा मरना तय है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एक और उम्मीद दे दी। मैंने धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की। बिल्डिंग अब लगभग स्थिर हो चुकी थी और बाढ़ की सबसे भयानक टक्कर भी गुजर चुकी थी। ये बिल्डिंग इस कहर को झेल गई। मैं दीवार के सहारे चलते हुए बालकनी तक गया और एक बार फिर बाहर आसमान को देखा। सच में बारिश नहीं हो रही थी। 20th फ्लोर के नीचे से बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा था, लेकिन अब वो भी थोड़ा शांत लगने लगा था। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, हम जिंदा हैं। पड़ोसी बालकनी से चिल्लाकर एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। क्योंकि 31st फ्लोर सबसे ऊंचा था, इसलिए हर फ्लैट में लोअर फ्लोर्स के बहुत सारे रेजिडेंट्स भरे हुए थे। इस फ्लोर पर बहुत चहल पहल थी। मैंने मन में सोचा तो मेरे आसपास अभी भी इतने सारे लोग थे। एक ही पल में मैं भी उनकी उस खुशी में शामिल हो गया। वो एहसास शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इंसान सच में एक सोशल एनिमल है। मौत के मुंह से वापस आने के बाद अपने पड़ोसियों की उन आवाजों को सुनकर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई और मेरे जिंदा रहने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। मुझे वुनयांग माउंटेन जाना ही होगा। यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि बीच में बारिश के रुकने की घटना पहले भी हो चुकी थी। वो तो बस ऊपर वाले ने एक छोटी सी सांस ली थी। जब तक आसमान ऐसे ही धुंधला रहेगा, मैं नहीं मान सकता कि बारिश सच में रुक गई है। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वुनयांग माउंटेन ही मेरी असल मंजिल है। बारिश रुकने की वजह से शायद बाढ़ का पानी थोड़ा शांत हो जाए। अगर मुझे कोई नाव मिल जाए जो पानी के बहाव के साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वुनयांग माउंटेन की तरफ जा सके, अगर मैं अगली भारी बारिश शुरू होने से पहले वहां पहुंच गया तो मैं जिंदा बच जाऊंगा। मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया। मेरी जिंदा रहने की भूख अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे ये पता था कि मैं आखिर छुप कर नहीं रह सकता। छुप कर रहने का मतलब सिर्फ मौत का इंतजार करना था। चाहे मैं कुछ दिन और जी लूं, आखिर में मौत ही मिलेगी। मुझे साउथ ईस्ट की तरफ जाना ही होगा। वहां धुंधले बाढ़ के पानी ने सब कुछ निगल लिया था, लेकिन उसी तरफ मेरे पेरेंट्स भी थे। वहां 2000 मीटर से भी ऊंचा पहाड़ था। क्या किसी के पास बुखार की दवा है? मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। कोई घर घर जाकर दवा के लिए भीख मांग रहा था। 31st फ्लोर पर फिर से शोर शुरू हो गया था। बहुत से लोग बाहर जाकर देखने लगे। मेरे घर में दवा है, लेकिन मेरा घर 15th फ्लोर पर था, जो डूब चुका है। मैंने गलती से थोड़ा बाढ़ का पानी पी लिया था। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या किसी के पास पेन किलर है? मेरे पास थोड़े चावल हैं, आप लोग पहले कुछ खा लीजिए। वो सब एक साथ खड़े थे और अभी भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत लिमिटेड थी। नीचे के फ्लोर से भी बहुत सारे लोग ऊपर आ गए थे। हर कोई खाना और दवाइयां मांग रहा था। बिल्डिंग में सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी, जो शायद इन्फेक्शियस डिजीजेस के फैलने का इशारा था। बाढ़ का पानी अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरिया लेकर आया था और हमारी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। 20th फ्लोर के नीचे के घरों में पता नहीं कितनी लाशें पानी में तैर रही होंगी। मैं दरवाजे के पास गया और उन सबकी आवाजें सुनकर मेरा दिल भी भारी हो गया। इतनी बड़ी आपदा के सामने एक अकेले इंसान की ताकत कितनी मामूली होती है। जब बारिश दोबारा शुरू होगी तो इंसानियत का काला सचवच सब बेकार हो जाएगा। हर कोई मारा जाएगा। हमें बचने के लिए मिलकर काम करना ही होगा। मैंने दरवाजा खोला। मेरे पास दवाइयां हैं। सब लोग हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। इस फ्लैट में कोई कैसे हो सकता है? मैंने अपना दवाइयों वाला सूटकेस खोला, जिसमें बहुत सी नॉर्मल दवाइयां रखी थीं। क्योंकि मैंने उन्हें अच्छे से सेफ रखा था, इसलिए ये सभी इस्तेमाल करने लायक थीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बच्चे को गोद में लिए हुए वो औरत खुशी से रो पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे।
तभी पास खड़ा एक लंबा आदमी बोला, दवा मिल गई तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बच्चे को आइबुप्रोफेन दे देता हूँ। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, वो पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ था और बहुत बुरी हालत में लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा देखने में काफी डिसेंट था। मेरा नाम लियांग यू है, मैं पीपल्स हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। हेलो, मैंने सिर हिलाकर कहा। आप मुझे शाओलिन बुला सकते हैं। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने अचानक मुझे एक गंदा सा पैकेट वाला ब्रेड थमाया। नौजवान, तुम इसे खा लो। मेरे दिल को यह बात छू गई। चाहे कोई सेल्फिश हो या महान, आखिर में हर कोई बस जिंदा रहना चाहता है और हमें भी जिंदा रहना होगा। मैं तुरंत कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, भारी बारिश पक्का फिर से शुरू होगी। हम इस बात पर रिस्क नहीं ले सकते कि बारिश हमेशा के लिए रुक गई है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा कि बहुत से लोग पहले से यह बात जानते थे कि भारी बारिश फिर से आएगी, बस कोई भी उस वक्त ये बात बोलना नहीं चाहता था। लियांग यू ने बच्चे को बुखार की दवा पिलाई और भारी आवाज में बोला, सच कहा, हम छुप कर नहीं रह सकते। भाई शाओलिन, तुम्हारा क्या प्लान है? हमें एक नाव ढूंढनी होगी और साउथ ईस्ट इलाके के वुनियांग माउंटेन पर जाना होगा। जब तक बारिश रुकी है और पानी का बहाव शांत है, हमारे पास वहां पहुंचने का एक मौका है। मैंने अपना प्लान सबको बताया और सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। जल्द ही कुछ लोगों ने मेरी बात से सहमति जताई, लेकिन कुछ लोग डर भी गए थे। 20 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता है और रास्ते में इतनी सारी रुकावटें होंगी। सही बात है, बाढ़ का पानी भले ही थोड़ा शांत हो गया हो, लेकिन ये कोई नॉर्मल सी नदी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर रास्ते में भारी बारिश फिर से शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? लेकिन अगर हम नहीं गए और यहीं रुके रहे तो हम पक्का मारे जाएंगे। हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। हमारी बिल्डिंग पहले ही झुक चुकी है, बस एक और भारी बारिश होगी, पानी का बहाव तेज होगा और ये बिल्डिंग पक्का गिर जाएगी। लियांग यू ने भी मेरी बात का सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ शाओलिन सही कह रहा है, और ऊपर से हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अगर हम इस बिल्डिंग में छुपे भी रहे तो आखिर में भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम एक रिस्क लें। लियांग यू ने बात एकदम साफ कर दी। कमाल है, उसका प्लान भी मेरे जैसा ही था। सब लोग एक दूसरे को देखकर सोचने लगे। तभी जुड़वा भाइयों की एक जोड़ी आगे आई। हम वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, अगर हमें कोई नाव मिल जाए तो हम दोनों उसे चला सकते हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए, जैसे उनके अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया हो। अब बस एक ही प्रॉब्लम बची थी और वो थी नाव। तभी चश्मा पहने हुए एक आदमी ने अपना आइडिया दिया। जालिम के ऊपरी हिस्से में बहुत से नाविक हैं और बहुत सी मछुआरों की नावें हैं। बाढ़ उसी तरफ से आई है तो लॉजिकली कुछ नावें बहकर इधर भी आनी चाहिए। चलो हम बिल्डिंग के नॉर्थ साइड में चलकर देखते हैं कि क्या हम कोई नाव पकड़ सकते हैं। हाँ, लाओ माओ नाविकों के साथ काम करता था। अगर उसने ऐसा कहा है तो नाव पक्का मिलेगी। किसी ने इस लाओ माओ को पहचान लिया था और उसे भी ये बात सही लगी। बहुत से लोग खिड़की के पास देखने चले गए। वो टूटी हुई खिड़कियों से नीचे झांक रहे थे ताकि नॉर्थ साइड का नजारा देख सके। थोड़ी ही देर में एक आदमी खुशी से चिल्लाया, अरे वहां एक नाव फंसी हुई है, शायद 21st फ्लोर पर। मैं भी देखने गया। वो एक मछुआरे की नाव थी, लंबाई 10 मीटर से थोड़ी ज्यादा रही होगी। वो पूरी तरह से टूट फूट चुकी थी, लेकिन डूबी नहीं थी, जिसका मतलब था कि उसका बेस अभी भी काफी स्ट्रांग था। सिर्फ एक नाव काफी नहीं है, हमें और भी ढूंढनी होगी कि क्या कोई और नाव भी है। लियांग यू ने अब लीडर का रोल ले लिया था। उसने औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को 31st फ्लोर पर छुपने के लिए कहा और जवानों से कहा कि वो उसके साथ नीचे चलें। हमें नाव को किसी चीज से बांधना होगा और उसकी थोड़ी मरम्मत करनी होगी। 10 से ज्यादा जवान तैयार होकर लियांग यू के साथ नीचे चले गए। मैं वापस अपने कमरे में आया और जो भी खाने लायक बचा था उसे इकट्ठा किया। साथ ही मेरे दूसरे सूटकेस का सामान मिलाकर इतना काफी था कि सब लोग एक बार पेट भर कर खा सके। आप लोग जल्दी से कुछ खा लीजिए। जिस बूढ़े आदमी ने मुझे ब्रेड दी थी उसने सबको याद दिलाया कि साग खाना खत्म मत करना, उन जवानों के लिए ज्यादा बचा कर रखना, वो नाव ठीक करते हुए थक जाएंगे। सबने सिर हिलाया कि लियांग यू और बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बचाए। जल्द ही उन्हें 21st फ्लोर से आवाजें सुनाई देने लगी। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जाहिर है बाढ़ के पानी में एक नाव को बांधना कोई आसान काम नहीं था। अपर फ्लोर्स के और भी रेजिडेंट्स एक एक करके बाहर आने लगे थे। हमारे प्लान के बारे में सुनकर कुछ लोग हमारी टीम में शामिल हो गए और कुछ लोग वापस छुप गए। साफ था कि हर कोई वुनियांग माउंटेन जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऊपर से बारिश रुकने की वजह से बहुत से लोगों को गलतफहमी हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब सब सेफ है। मैं लगातार आसमान की तरफ देख रहा था और मैंने नोटिस किया कि वो अभी भी सफेद और धुंधला था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। मुझे याद है कि पिछली बार बारिश सिर्फ एक दिन के लिए रुकी थी, इस बार पता नहीं कब तक रुकेगी। रात होने के बाद टेम्परेचर तेजी से गिर गया। सब लोग नींद में झूम रहे थे। कुछ बुजुर्ग कोने में सिकुड़ कर लेटे थे और लगभग बेहोश होने वाले थे। मैं अपना सूटकेस पकड़कर अंधेरे में रास्ता ढूंढता हुआ 21st फ्लोर पर गया। वहां बहुत अंधेरा था लेकिन काफी लोग थे। लियांग यू और उसकी टीम 2105 रूम की बैल्कनी पर थे। उन्होंने रस्सियों से बाहर उस नाव को कसकर बांध दिया था। नाव पर जंग लगी हुई थी और उसका इंजन तो कब का खराब हो चुका था, लेकिन शुक्र है कि वो कोई छोटी लकड़ी की नाव नहीं थी, वरना वो तो कब की टूट फूट गई होती। मैं खाना लेकर उनके पास गया। सब लोग तुरंत मेरे पास इकट्ठा हो गए और पागलों की तरह खाने लगे। लियांग यू ने आधा पैकेट सूखा हुआ मांस खाया और ऐसा लगा जैसे उसके अंदर भी थोड़ी एनर्जी आ गई हो। जब सब लोग खा रहे थे तो मैंने उनसे कहा, सुबह होते ही हमें निकलना होगा, मुझे डर है कि भारी बारिश फिर से शुरू हो जाएगी।
अंधेरे में खड़े लोग तुरंत घबरा गए। लियांग यू ने भारी आवाज में कहा, कल सुबह निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक नाव ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकती और हमें दूसरी नाव नहीं मिली। सिर्फ 31st फ्लोर के सर्वाइवर्स ही 30 से ज्यादा थे। पूरी बिल्डिंग के बचे हुए लोगों की तो बात ही छोड़ दो। जो लोग वुनियांग माउंटेन जाना चाहते थे वो पक्का 30 से ज्यादा थे, और बिना इंजन की एक नाव के सहारे बाढ़ के पानी में रास्ता बनाना अभी जितने लोग थे उनके लिए भी बहुत खतरनाक था। मैं अपनी भौहें सिकोड़ कर सोचने लगा। तभी लियांग यू ने एक प्लान बताया। कल सुबह सबसे पहले एक ग्रुप निकलेगा। शाओलिन, तुम सबसे पहले औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को लेकर जाओगे। अबू नाव चलाएगा और 15 लोगों के ग्रुप को ले जाना पॉसिबल होना चाहिए। अगर इसमें औरतें और बच्चे हैं तो 15 लोगों को ले जाना पॉसिबल है। अबू उन जुड़वा भाइयों में से एक था और एक वाटर स्पोर्ट्स एथलीट था। पास खड़े लामाओं ने कहा, आज हमने देखा कि 5 नावें पानी में बहकर नीचे चली गईं। किस्मत खराब थी कि वो बहुत दूर थीं, इसलिए हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। बस हमें इंतजार करना होगा कि कोई और नाव बहकर हमारी तरफ आए, तब हम दूसरे ग्रुप को भी भेज देंगे। हाँ, समय के साथ बहकर आने वाली नावें भी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी नावें तो पानी में कब की डूब चुकी होंगी। मेरे पास कोई और बेहतर प्लान नहीं था। मैंने बस लियांग यू को अपना ध्यान रखने के लिए कहा। उसने अपने चेहरे से गंदा पानी पोंछा और मेरी तरफ देखकर हंसा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वो मुश्किल रात शुरू हुई। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैं बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, इस डर से कि कहीं भारी बारिश दोबारा शुरू ना हो जाए। शुक्र है कि सुबह होने के बाद भी बारिश नहीं हुई, और ईस्ट डायरेक्शन में तो रोशनी की एक किरण भी दिखाई दी जिसने उस सफेद और धुंधले सन्नाटे को चीर दिया। सब लोग खुशी से झूम उठे। हालांकि सूरज साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो धूप ही थी। बारिश सच में रुक गई, सूरज निकल आया। हर कोई खुशी से पागल हो रहा था और खुशी के मारे रो रहा था। लियांग यू ने कुछ देर आसमान की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ा। शाओलिन, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश नहीं होगी। मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश फिर से आएगी। धूप पूरी तरह से बादलों को चीरकर बाहर नहीं आ पा रही है। अभी आसमान ऐसा लगा है जैसे उस पर कोई एयर चढ़ी हुई हो। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे शक है कि पूरी धरती बादलों से घिर चुकी है। ये थोड़ी सी धूप बिल्कुल ना के बराबर है। लियांग यू ने सिर झुकाकर सोचा और फिर जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोला, हमारे प्लान के हिसाब से आज सुबह सबसे पहले एक ग्रुप वुनियांग माउंटेन के लिए निकलेगा। जिन लोगों को कल रात बताया गया था वो सब 21st फ्लोर पर आ जाएं। लियांग यू में सच में एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी। उसने सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन बहुत से लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सूरज निकल आया है, अब बारिश नहीं हो सकती, और वो नाव भी पूरी तरह से टूटी फूटी है। हम वुनियांग माउंटेन कैसे जाएंगे? हाँ, सही बात है, हमें बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार करना चाहिए। रिस्क मत लो, मैं नहीं जा रहा। मैं यहीं कच्चे चावल खाकर गुजारा कर लूंगा। आधे से ज्यादा लोगों ने जाने से मना कर दिया। उनका ऐसा सोचना नॉर्मल था, क्योंकि सूरज एक उम्मीद की तरह था, और जब उम्मीद हो तो कौन रिस्क लेना चाहेगा? कल जिन लोगों ने नाव ठीक की थी वो भी अब सोच में पड़ गए थे और आपस में बहस करने लगे। मैं तो जाऊंगा, और कौन मेरे साथ चलना चाहता है? मेरे साथ आ जाओ। मैंने बिना समय बर्बाद किए उन लोगों को साथ लिया जो जाने के लिए तैयार थे। बाकी सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। वो सब बहुत कंफ्यूजन में थे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लियांग यू ने मेरा सपोर्ट करते हुए कहा, और भीड़ की तरफ देखा। समय बहुत कम है, और कौन जाना चाहता है? मैं भी जाऊंगा। वो जिसकी बच्ची को कल बुखार था वो भी आगे आया। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया हुआ था, जो अब होश में आ गई थी। एक ज्योग्राफर होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे डर है ये बारिश फिर से आएगी। जिस बूढ़े आदमी ने मुझे ब्रेड दी थी वो भी आगे आया और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद धीरे धीरे कुल 13 लोग वुनियांग माउंटेन जाने के लिए तैयार हो गए, जिनमें वो वाटर स्पोर्ट्स एथलीट जुड़वा भाई भी शामिल थे। नाव में इतने लोगों की जगह काफी थी। मैं कोई महान इंसान नहीं था, इसलिए मैंने किसी और को साथ चलने के लिए फोर्स नहीं किया। मैंने थोड़ा खाना पीछे छोड़ दिया और फिर लियांग यू और बाकी लोगों के साथ निकल पड़ा। 2105 रूम की बालकनी और एस्केप विंडो खुली हुई थी। हम एक एक करके बाहर निकले और उस नाव पर कूद गए। फ्लैट के अंदर से सब लोग हमें जाते हुए देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, कुछ चिंता में थे, और कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में थे। लियांग यू, वो जुड़वा एथलीट्स और बाकी सब लोगों को मिलाकर कुल 13 लोग नाव पर चढ़ गए थे। नाव के अंदर नाव चलाने के लिए लकड़ी के फट्टे रखे हुए थे। सेफ्टी के लिए नायलॉन की रस्सियां थीं और नाव की मरम्मत करने के लिए कुछ टूल्स भी थे। जुड़वा भाइयों ने पहले ही 2 बड़े लकड़ी के फट्टे पकड़ लिए थे। लियांग यू ने नाव के अलग अलग हिस्सों में रस्सियां बांध दी थीं और हम सबको चेतावनी दी कि सब लोग रस्सियों को कसकर पकड़ कर रखें और पानी में ना गिरे। नाव के नीचे बाढ़ का पानी लगातार हिल रहा था। हालांकि ये कल जितना खौफनाक नहीं था, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता था। सबने हाँ में सिर हिलाया। मुझे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था, इसलिए मैं नाव के सबसे पीछे वाले हिस्से में सिकुड़ कर बैठ गया। मेरे दोनों हाथों ने रस्सी को कसकर पकड़ा हुआ था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे बाहर के पानी को देखूं, और मेरे पेट में अजीब सी घबराहट हो रही थी। सच कहूं तो जब मैं खिड़की से बाहर निकलकर नाव पर चढ़ा था तब मैं बहुत बहादुर था। मेरे अंदर हिम्मत थी। लेकिन जैसे ही मैं नीचे बैठा और मैंने उस नाव का हिलना और बाढ़ के पानी का तेज बहाव महसूस किया, ऐसा लगा जैसे नाव के नीचे कोई बहुत बड़ा खौफनाक राक्षस मुझे घूर रहा हो। मुझे डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं
मुझे डर था कि वो पानी मुझे निगल जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? लियांग यू ने बैठकर मेरी हालत देखी। मैंने अपना सिर उठाया और एक नकली मुस्कान के साथ कहा, मुझे थोड़ी सी सिकनेस हो रही है, चलो जल्दी निकलते हैं। लियांग यू ने आगे कुछ नहीं कहा और बाकी सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहा। 13 लोग निकल पड़े। जुड़वा भाइयों ने पतवारों को पकड़ा और धीरे धीरे नाव को दाईं तरफ ले जाने लगे। जैसे ही नाव बिल्डिंग के सहारे से आगे बढ़ी, उसकी स्पीड एकदम से तेज हो गई और वो तेजी से आगे की तरफ भागी। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। शुक्र है कि हमने रस्सियों को कसकर पकड़ा हुआ था, वरना कुछ लोग तो पक्का पानी में गिर जाते। मुझे लगभग उल्टी होने वाली थी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। हमारे सामने एक कभी ना खत्म होने वाला बाढ़ का समंदर था। पूरा शहर डूब चुका था। सिर्फ कुछ अकेली ऊंची इमारतें पानी के बीच खड़ी थीं। उन इमारतों पर कुछ लोग हमें देखकर मदद के लिए हाथ हिला रहे थे, लेकिन हम उन्हें कैसे बचा सकते थे? जुड़वा भाइयों के लिए नाव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिर वो एक्सपर्ट्स थे, तो कम से कम उन्होंने नाव को पलटने नहीं दिया। अबू नाव के आगे खड़ा सामने की तरफ देख रहा था और बोला, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक नदी का रास्ता है। अगर हम बस उस नदी में घुस गए तो हम आराम से वनियांग माउंटेन के इलाके तक पहुंच जाएंगे। सब लोग टेंशन में भी थे और एक्साइटेड भी। जिन लोगों में ताकत थी वो नाव चलाने में मदद कर रहे थे, और जिनमें ताकत नहीं थी वो रस्सी को कसकर पकड़े हुए थे और जुड़वा भाइयों को रास्ता देखने में मदद कर रहे थे ताकि नाव किसी बिल्डिंग से ना टकरा जाए। लियांग यू मेरे पास खड़ा मुझे रिलैक्स होने का इशारा कर रहा था, लेकिन किस्मत खराब थी। नाव अचानक किसी चीज से टकरा गई और एकदम से एक तरफ झुक गई। एक बड़ी सी लहर ने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया और मैंने तुरंत उल्टी कर दी। लियांग यू ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं मैं नाव से नीचे ना गिर जाऊं। अबू ने जोर से चिल्लाकर सबको याद दिलाया, कसकर बैठे रहो, शहर में बहुत सारी इमारतें हैं, नाव का एकदम नॉर्मल चलना इम्पॉसिबल है। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। पूरे रास्ते हमारी नाव कई बार हिचकोले खाती रही और हम नाव पलटने से बाल बाल बचे। शुक्र है कि नाव काफी स्ट्रांग थी। खतरे के बाद भी हम सेफ रहे और 20 किलोमीटर का वो रास्ता इसी तरह धीरे धीरे कम होता गया। आखिरकार साउथ ईस्ट सबर्ब्स में एक तेज बहाव से गुजरने के बाद हम उस नदी के रास्ते में घुस गए। जाहिर है वो नदी अब कहीं से भी नदी जैसी नहीं लग रही थी। बाढ़ ने उसे पूरी तरह निगल लिया था और वो उस पीले लाल पानी में मिल चुकी थी। अबू खुशी से पागल हो गया। अब हम काफी सेफ हैं। मुझे लगता है कि आधे घंटे में हम वुनियांग माउंटेन पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए थे। बस आधे घंटे की और मेहनत और हम कामयाब हो जाएंगे। अचानक आसमान से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। बिजली ने पूरे आसमान को चीर कर रख दिया। वो सफेद और धुंधला आसमान एक ही पल में एकदम काला और डरावना हो गया। मेरा दिल धक से रह गया और मेरे पूरे शरीर से ठंडे पसीने छूटने लगे। लियांग यू और बाकी लोगों के चेहरों का रंग भी उड़ गया। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, जल्दी करो, फिर से बारिश होने वाली है। मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वो आखिर हो ही गया। गरजती हुई बिजली के साथ वो भारी बारिश फिर से पूरी धरती को निगलने के लिए तैयार थी और हमें अभी भी आधे घंटे का सफर तय करना था। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। नदी का ये हिस्सा काफी शांत है, जुड़वा भाइयों ने जोर से चिल्लाकर कहा। सब लोग एक साथ मिलकर जोर लगाओ। हम बाढ़ के तेज बहाव के सहारे आगे की तरफ बढ़ने लगे। सब लोग एक्शन में आ गए। लकड़ी के फट्टे पकड़कर ऐसे नाव चला रहे थे जैसे ड्रैगन बोट रेस चल रही हो। मैं शुक्रगुजार था कि हमारे पास 2 वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स थे, वरना हम जैसे नॉर्मल लोग तो नाव को हिला भी नहीं पाते। नाव के पीछे एक और भयंकर बिजली कड़की और सिर्फ एक ही पल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश दूर से पास नहीं आ रही थी, बल्कि इसने एक ही झटके में पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। बारिश इतनी तेज थी कि हम अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे और हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लियांग यू नाव चलाते हुए सबको हिम्मत दे रहा था। डरो मत, जल्दी करो, हाथ मत रोको, अभी तक बड़ी लहर नहीं आई है। बड़ी लहर से उसका मतलब उस पहाड़ से आने वाली दूसरी भयानक बाढ़ से था। हमारी नाव के नीचे का पानी उतना खतरनाक नहीं था। असली खतरा तो हमारे पीछे से आने वाली वो दूसरी बड़ी बाढ़ थी। मैं नाव के पीछे वाले हिस्से पर पूरी ताकत से पानी पीछे धकेल रहा था और साथ ही अपनी आंखें फाड़कर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था। उस धुंधले आसमान को वो पीला लाल पानी अपनी तरफ खींच रहा था और बीच में ना खत्म होने वाली बारिश थी। मैं ठीक से कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे नॉर्थ से एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाढ़ के उस भयंकर तूफान की थी। मैंने चिल्लाकर कहा, वो लहर आ रही है, जल्दी करो। सब लोग पागलों की तरह नाव चलाने लगे। नाव के आगे बैठा अबू जोर से चिल्लाया, वुनियांग माउंटेन बस आने ही वाला है, बस 15 मिनट और हिम्मत रखो। उसकी इस बात ने सच में हम सबके अंदर एक नई जान डाल दी थी। मेरे अंदर भी एकदम से नई ताकत आ गई थी। 3 मिनट बाद वो बाढ़ की खौफनाक आवाज हमारे करीब आ गई। हमारी नाव बुरी तरह से हिलने लगी। पानी के कंपन यहाँ तक पहुंच गए थे और अब नाव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। 3 मिनट और बीतने के बाद मैंने उस धुंधले आसमान में एक विशाल पीले ड्रैगन को देखा। वो नजारा कितना खौफनाक था। पूरी होराइजन पीली हो चुकी थी, जो यूचंग के नॉर्थ से तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी। वो लहर पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी और ऊंची थी। इस बार की लहर पक्का 31st फ्लोर को भी निकल जाएगी। मुझे डर था कि अब इस पूरे शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा और अगर उस लहर ने हमें पकड़ लिया तो एक ही झटके में हमारे शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। हे भगवान, सब खत्म। बाकी लोगों ने भी उस भयानक लहर को देख लिया था और डर के मारे वो सब सुन्न पड़ गए। किसी में नाव चलाने की ताकत नहीं बची थी।
लियांग यू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, हिम्मत मत हारो, जल्दी करो, अभी भी कुछ लोग नाव चला रहे हैं। जुड़वा भाइयों ने तो अपना सिर भी ऊपर नहीं उठाया, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बस नाव चलाने में लगे थे। मेरा वो पुराना डर मेरे अंदर हावी हो रहा था, ये बाढ़ मुझे निकल जाएगी। ये सब लोग तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं, हिम्मत रखो। मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने अपनी जीभ को इतनी जोर से काटा कि मेरे पूरे मुंह में खून भर गया। मुझे हिलना होगा, जल्दी नाव चलाओ। लहर को यहाँ पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, मेरा विश्वास करो। मैंने झूठ बोला। सच तो ये था कि वो लहर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में यहाँ पहुंचने वाली थी और हमारा मरना तय था। मुझे उस ठंडी बर्फीली झील से बच निकलने का अपना वो पुराना सीन याद आया। उस वक्त भी मुझे लगा था कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन क्या मैं जिंदा नहीं बचा था? मुझे मौत के मुंह से वापस आने पर यकीन रखना चाहिए, न कि अपने उस बुरे सपने में फंस कर रह जाना चाहिए। हिम्मत मत हारो, कोई भी हार नहीं मानेगा, मेरी बात पर यकीन करो। पीछे से वो जोरदार धमाकों की आवाज लगातार हमारे करीब आ रही थी। होराइजन से सब कुछ तबाह करते हुए 10 मीटर ऊंची वो पानी की लहर दहाड़ते हुए आ रही थी। जमीन और आसमान के बीच सिर्फ वही एक आवाज गूंज रही थी, वो इमारतों को चकनाचूर करते हुए तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। और हमारी नाव की स्पीड भी धीमी हो गई थी क्योंकि पानी बहुत जोर से हिल रहा था। 5 मिनट तो छोड़ो, अगर सच में हमारे पास 10 मिनट भी होते तब भी शायद हम बचकर नहीं निकल पाते। जुड़वा भाइयों ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर खौफ था। वो समझ चुके थे कि अब सब खत्म होने वाला है। लियान यू अचानक जोर से चिल्लाया, नाव, एक बड़ी नाव। हमारे सामने एक बहुत बड़ी नाव लहरों को चीरती हुई आ रही थी। वो नाव पूरे 30 मीटर लंबी थी। वो भयंकर लहरों का सीना चीरते हुए आ रही थी और उसके इंजन का प्रोपेलर उस बाढ़ के पानी को चीर रहा था। मैं खुशी से पागल हो गया। क्या मरने से पहले मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे थे? ऐसे हालात में सच में एक नाव लहरों के खिलाफ आ रही थी। शाओलिन, ये शाओलिन है। उस नाव के आगे खड़े एक बूढ़े आदमी ने लोहे की जंजीर पकड़े हुए हमारी तरफ चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैं दौड़कर नाव के आगे वाले हिस्से पर गया। उस बड़ी नाव पर मौजूद 10 से ज्यादा लोग चिल्लाने लगे, जाल फेंको, इन्हें ऊपर खींचो और जल्दी से नाव मोड़ो। साफ था कि उन्होंने भी पीछे से आ रही उस खौफनाक लहर को देख लिया था और वो भी बहुत डर गए थे। एक बहुत बड़ा मछुआरों का जाल फेंका गया जिसने हम सबको कवर कर लिया। सब लोग जाल को कसकर पकड़ लो। लियान यू भी बहुत खुश था। हम सब ने जाल को कसकर पकड़ा और उन लोगों ने हमें खींचकर नाव पर ले लिया। उसी पल नाव भी मुड़ चुकी थी और अपनी फुल स्पीड में पानी के बहाव के साथ तेजी से भागने लगी। मेरे कानों में सिर्फ हवा और बारिश की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मौत के दरवाजे से गुजर रहा हूँ। नाविक ने जोर से चिल्लाकर कहा, तैयार हो जाओ, हम उनियांग माउंटेन के रोपवे पर पहुंचने वाले हैं। सब लोग लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर कूद जाना, ऊपर बैठे लोग हमें खींच लेंगे। इसी बीच उनियांग माउंटेन हमारे बिल्कुल सामने आ गया था। वो 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। पहाड़ का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। शायद पानी 10 मीटर ऊपर तक आ गया था और पहाड़ के बीच बने रोपवे को एक मैनुअल रोपवे में बदल दिया गया था। पहाड़ के बीच खाली जगह पर बहुत सारे लोग खड़े होकर हमारी तरफ चिल्ला रहे थे। वो नाव तेजी से आकर पहाड़ के किनारे से टकराई। एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म नीचे आया जिसे जंजीरों से बांधा गया था और वो एक बार में 10 से ज्यादा लोगों का वजन उठा सकता था। नाविक तेजी से कूदकर लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। मैं भी उस पर कूद गया। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई धक्का मुक्की मत करो, कहीं प्लेटफॉर्म पलट न जाए। प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर उठने लगा। पहाड़ पर मौजूद लोग पूरी ताकत से हमें ऊपर खींच रहे थे। मैंने अपना सिर घुमाकर नॉर्थ की तरफ देखा। वो खौफनाक लहर हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। शायद सिर्फ 100 मीटर का फासला बचा था। मुझे उस गंदे पानी की सड़ी हुई बदबू आ रही थी और मेरे पूरे चेहरे पर बारिश की तेज बूंदें चुभ रही थी। हम पहाड़ पर कूद गए। लिफ्ट प्लेटफॉर्म फिर से नीचे गया और बाकी बचे लोग उस पर कूद गए और जोर से चिल्लाए, जल्दी खींचो। गड़गड़ाहट। वो लहर अब बस कुछ 1000 मीटर ही दूर थी। मुझे अपनी सांसों में मौत की गंध महसूस हो रही थी। मैं जंजीर खींचने में मदद करने लगा। मैंने देखा लियांग यू लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर एक बच्चे को गले लगाए हुए था। पहाड़ पर मौजूद हर एक इंसान पूरी ताकत लगा रहा था। दर्जनों लोगों ने मिलकर उस प्लेटफॉर्म को ऊपर खींच लिया। धड़ाम। उस विशाल वुनियांग माउंटेन में एक जबरदस्त कंपन हुआ। वो खौफनाक लहर पहाड़ से टकरा गई। वो नाव वहीं चकनाचूर हो गई। अनगिनत सीढ़ियां पानी में बह गईं और 100 मीटर से ज्यादा का इलाका पानी में डूब गया। मैं बुरी तरह हांफ रहा था। मेरी नजरें लियांग यू से मिली। उसने अपने पसीने को पोंछा, पीछे मुड़कर नीचे आए खौफनाक बाढ़ को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर जोर से हंसा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बाप रे बाप। मैंने भी हंसते हुए उसे एक मुक्का मारा। तो मतलब तुम्हें भी डर लगता है? मौत के मुंह से बचकर हम आखिरकार वुनियांग माउंटेन पर पहुंच गए थे। पहाड़ का बीच का हिस्सा ही 1000 मीटर ऊंचा था और अभी बाढ़ ने सिर्फ 100 मीटर का हिस्सा डुबाया था। हम पूरी तरह सेफ थे। बस बारिश बहुत तेज थी। पूरा पहाड़ भीगा हुआ था। पहाड़ पर बहुत से लोग बीमार हो चुके थे और गुफाओं में छुपकर खांस रहे थे। मेरे पिता हमें एक गुफा में ले गए। अंदर काफी नमी थी लेकिन वहां एक आग जल रही थी जो हमें गर्मी दे सकती थी। मैंने अपनी माँ को देखा। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें देखकर मेरी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। तुम लोग रो मत, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। पहाड़ पर बहुत सारा खाना है, बस दवाइयां कम हैं, तो कोशिश करना कि बारिश में ना भीगो और बीमार ना पड़ो। मेरे पिता ने हमें समझाया पहाड़ पर बहुत से सर्वाइवर्स हैं, करीब सैकड़ों लोग हैं और ज्यादातर आसपास के गांवों से हैं। वो लोग अपने साथ बहुत सारा खाना लेकर आए हैं लेकिन दिक्कत यह है कि दवाइयां कम हैं, इसलिए बीमार पड़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है।
इसके बाद हम सब आराम से सेटल हो गए जब तक कोई बीमार नहीं पड़ता। वुनियांग माउंटेन पर रहना बहुत सेफ था, लेकिन बाहर के हालात और भी खराब होते जा रहे थे। इस बार की बारिश लगातार 1 महीने तक चलती रही। वुनियांग माउंटेन अब सैकड़ों मीटर तक डूब चुका था और पूरा यूचंग शहर तो मानो जैसे गायब ही हो गया था। मैं गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर दूर तक देखता तो मुझे सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला समंदर दिखाई देता। बाढ़ का पानी लगातार कहर बरपा रहा था और लाशें बह बह कर दूर जा रही थी। धरती पर नर्क का नजारा शायद ऐसा ही होता है। उसके बाद बारिश 3 दिनों के लिए रुक गई, लेकिन हमारे लिए उसका कोई फायदा नहीं था। हम बाहर जाकर कोई सामान नहीं ढूंढ सकते थे क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था। हम बस बारिश रुकने का फायदा उठाकर अपनी रहने की जगह साफ कर सकते थे, या जो लोग बीमारी से मर गए थे उन्हें दफना सकते थे, या फिर अपना खाना फिर से बांट सकते थे। खाने की सच में कोई कमी नहीं थी। सबसे सूखी गुफाओं में चावल की बोरियों के ढेर लगे थे, जमीन पर भुट्टे और आलू फैले हुए थे, और यहाँ तक कि बहुत सारा सूखा मांस भी लटका हुआ था। मुझे उन गांव वालों की सच में दाद देनी होगी। वो लोग बहुत कमाल के थे। मुझे लगता है उन्होंने पूरे के पूरे गांव का सामान उठाकर पहाड़ पर ला दिया था। 3 महीने बाद पहाड़ के सारे पेड़ पौधे मर गए और आधा पहाड़ समंदर में डूब गया। बारिश फिर से रुक गई और इस बार वो पूरे 1 हफ्ते तक रुकी रही। मुझे और लियांग यू को लगा कि मुसीबत टल गई है, लेकिन 1 हफ्ते बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। 6 महीने बाद बारिश रुकी तो नहीं, लेकिन काफी हल्की हो गई और दूर का आसमान काफी साफ लगने लगा था। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, बारिश हल्की हो गई है, शायद अब सच में मौसम बदलने वाला है। मैं बारिश रुकने की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि बारिश का रुकना मतलब ऊपर वाले का सिर्फ एक सांस लेना था। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि बारिश हल्की हो जाए। ये एक ऐसा बदलाव था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। लियांग यू कुछ सोचने लगा और बाहर जाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगा और जल्द ही पूरी तरह भीग गया। लेकिन पहले के मुकाबले बारिश सच में बहुत हल्की हो गई थी। 8 महीने बाद आसमान से सिर्फ हल्की हल्की फुहारें गिर रही थी, बिल्कुल मार्च के महीने की हल्की बारिश की तरह। और अब तो दिन में कभी कभी धूप भी दिखने लगी थी। जहां तक वुनियांग माउंटेन की बात है, पानी आधे पहाड़ तक आने के बाद और ज्यादा नहीं बढ़ा। मेरे पिता और बाकी लोग खास तौर पर नीचे जाकर देखने गए थे और लौटकर बहुत खुशी से बोले, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है। ये कल से थोड़ा कम लग रहा है। जरा सा कम होना भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। एक ऐसी उम्मीद जिसने हम सबको खुश कर दिया था। इसके बाद बाढ़ का पानी साफ तौर पर कम होने लगा और बारिश भी और हल्की होती गई। 10 महीने बीतते बीतते दिन भर में सिर्फ 2 या 3 घंटे हल्की बारिश होती थी और पानी का लेवल कम से कम 300 मीटर तक नीचे जा चुका था। हम भागकर पहाड़ की चोटी पर गए यूचन शहर को देखने के लिए। हमने देखा कि कुछ इमारतों की छतें जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थीं, वो वापस दिखाई देने लगी थीं। यूचन शहर से बचकर आए हम सब लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। 2 महीने और बीतने के बाद बारिश पूरी तरह से रुक गई। सफेद धुंध को चीरती हुई धूप वुनियांग माउंटेन की चोटी पर पड़ी और हमारे ऊपर भी पड़ी। सर्वाइवर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस लंबे समय बाद मिली धूप का स्वागत कर रहे थे। न जाने कितने लोग खुशी के मारे फूट फूट कर रो पड़े। कुछ दिनों बाद जब यूचंग शहर की ज्यादातर इमारतें पानी के बाहर आ गईं, तो दूर आसमान में कुछ छोटे छोटे काले बिंदु दिखाई दिए। वो काले बिंदु दूर से हमारे पास आते गए। वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे। सब लोग पागलों की तरह अपने हाथ हिलाने लगे और सूरज की रोशनी में बच्चों की तरह एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगे। मैं रोने के साथ साथ हंस भी रहा था। मैंने उसको देखा जो अपनी बेटी को गले लगाए हुए था। बैसाखी के सहारे खड़े उस जियोग्राफर को देखा, चश्मा पहने हुए उस आमाओं को देखा और हाथ पकड़कर खुशी से नाच रहे उन जुड़वा भाइयों को देखा। मैंने उन दोनों देखकर एक गहरी सांस ली और सोचा, कितना अच्छा है ना, ये दोनों बड़े बेवकूफ, लेकिन सच में ये सब बहुत अच्छा है।